हाँ बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 16। जो अपना टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी कोशिएंट, श्वसन गुणांक आरक्यू। ठीक है, देखिए श्वसन में मुक्त होने वाले CO2, श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 एवं प्रयुक्त होने वाली O2 एवं प्रयुक्त होने वाली O2, ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या कहलाएगा? श्वसन गुणांक। देखिए दोबारा परिभाषा, श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 एवं प्रयुक्त होने वाली O2 के आयतनों का अनुपात रेस्पिरेटरी कोशिएंट या श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक, अब देखिए आरक्यू का मापन गेनोंग के श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। भी आरक्यू का मापन किसके द्वारा किया जाता है? गेनोंग रेस्पिरोमीटर या गेनोंग के श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होगा आरक्यू का? श्वसन में विमुक्त CO2 का आयतन, श्वसन में विमुक्त CO2 का आयतन बटे श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन, तो आरक्यू अपना इस तरह प्राप्त होगा। भी अब देखते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। जो सबसे पहले है वो किसका श्वसन गुणांक है? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। सबसे पहले किसका गुणांक है? कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक। देखिए श्वसन क्रिया में जब क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है ना, और इसका जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो आरक्यू का मान सदैव इकाई होता है। इकाई मतलब एक। जब श्वसन प्रक्रिया में श्वसनाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो आरक्यू का मान क्या आएगा? इकाई या एक आएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में विमुक्त होने वाली CO2 और प्रयुक्त होने वाली O2 का जो आयतन है वो समान होता है। देखिए कैसे, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6CO2, ये सॉरी 6O2 बनेगा क्या? 6H2O प्लस 6CO2, ठीक है, साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या था कि जो CO2 है उसका आयतन, जो मुक्त हुई है CO2 उसका आयतन, और जो प्रयुक्त ऑक्सीजन है उसका आयतन। तो विमुक्त CO2 का आयतन, तो कितने मॉलिक्यूल्स है CO2 के? 6। O2 के कितने? भी 6। ठीक, तो 6 से 6 कट गया, क्या आ गया? 1। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जो होता है उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो। अगला है वसा का श्वसन गुणांक। किसका है? वसा का।
वसा का शोषण गुणांक। देखिए जो तेलीय बीज है जैसे सरसों, मूंगफली, ठीक, तेलीय बीजों जैसे सरसों, मूंगफली, कपास के बीजों के अंकुरण के समय श्वसन की क्रिया में वसा शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होती है भी। जो तेलीय बीज है जैसे इन पादपों के बीज, जब इन बीजों का अंकुरण होता है तो वसा शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होती है। और वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है भी। वसा में जो ऑक्सीजन है वो तुलनात्मक रूप से क्या होती है, कम होती है। दोबारा सुनिए कि वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए वसा के ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः वसा का शोषण गुणांक सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले बात तो कि वसा क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किन में होती है, वसा क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किन में होती है, सरसों, मूंगफली, कपास, इनके जो बीज है जब ये बीज अंकुरित होते हैं तो वहाँ पर वसा शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होती है। और वसा में ऑक्सीजन की मात्रा या वसा के एक अणु में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अतः वसा के ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल से अधिक ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए शोषण गुणांक का मान क्या आता है, 1 से कम में आता है। देखिए C51H98O6 ये एक वसीय अम्ल अभी जिसको नाम देते हैं अपने ट्राइपामीटीन, ट्राइपामीटीन। इसके कितने अणु, 2 अणु, ठीक। और ऑक्सीजन के 145 अणु, 145 से O2 लिख दी। बनेगा क्या, 102 मॉलिक्यूल CO2 के बनेंगे। 102 मॉलिक्यूल से 102 मॉलिक्यूल किसके, CO2 के, और 98 मॉलिक्यूल्स वाटर के। साथ में एनर्जी मुक्त होगी। अब RQ क्या हो जाएगा अभी देखिए, CO2 आयतन बटे O2 का आयतन। CO2 आयतन कितना है, 102 CO2 और O2 का 145 से O2, 145 से O2, तो क्या आएगा 0.7 मान आएगा। अभी RQ क्या आएगा, 0.7। तो वसा का जो RQ है ना वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक। देखिए जिसका RQ कम होता है उस पदार्थ के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान रखना। अगला है प्रोटीन का RQ नंबर 3। नंबर 3 है प्रोटीन का RQ। देखिए प्रोटीन अणुओं में भी वसा की भांति ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। अतः प्रोटीन्स के ऑक्सीकरण में भी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट और वसा की उपस्थिति में प्रोटीन
शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होती है भी। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है ना, तो सबसे पहले शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त कौन होगी, या सबसे पहले शोषण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बोहाइड्रेट सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी, फिर वसा का, और फिर बाहर किसकी आएगी, प्रोटीन की। ठीक है, और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक, कम होती है, तो प्रोटीन का RQ कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या आएगा, कम ही आएगा, 1 से कम में आएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का RQ अपन ने कितना देखा है, जैसे ग्लूकोज है उसका RQ का मान अपन ने देखा 1 आता है, तो यहाँ पर 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, और जो किस रेंज में होता है, 0.7 से 0.9। ठीक, यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिखेंगे अपने, क्योंकि इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रोटीन का ऑक्सीकरण, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो प्रोटीन का जो RQ मान है वो 0.7 से 0.9। ठीक, यानी RQ का मान है, देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट के बीच में है, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बीच में है किसका, प्रोटीन का। वसा का तो RQ बहुत ही कम होता है, 0.7 ही है, यहाँ पर 0.7 से 0.9 है प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बताया 1। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मुक्त होगी, वसा से, फिर प्रोटीन से, और फिर कार्बोहाइड्रेट से। क्यों, मैंने आपको बताया जिसका RQ मान कम होता है, सबसे कम किसका, वसा का है, तो उसके ऑक्सीकरण से उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जिसका RQ कम होगा उसके ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। आगे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ, नंबर 4 अपना कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ। देखिए कुछ पादपों में श्वसन प्रक्रिया में श्वसनाधार या क्रियाधार के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। और आपको पता है जब ऑक्सीजन तुलनात्मक रूप से अधिक होगी तो क्या होगा, RQ का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोबारा देखिए, कुछ पादपों में श्वसन में क्रियाधार कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कुछ पादपों में श्वसनाधार के रूप में कौन प्रयुक्त होता है अभी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो अणु है ना, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है, इसलिए इनका जो RQ है वो भी क्या होगा, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। देखिए इक्वेशन 2COOH, 2COOH ये ऑक्जेलिक एसिड प्लस O2 प्लस O2 4 CO2 प्लस H2O। तो RQ क्या आएगा अभी, CO2 का आयतन 4, O2 का आयतन 1, ऑक्सीजन का तो एक ही अणु है, CO2 के 4 मुक्त हुए हैं, तो RQ बराबर 4। क्योंकि देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उनका RQ मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो RQ मान यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया। इसी प्रकार सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल की बात करें,
सिट्रिक अम्ल, यह भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, और मैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल अगर अपने इनकी बात करें तो इनका आरक्यू मान इसका तो आएगा 1.14, यानी 1.14, और इसका आएगा 1.33। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी जो आरक्यू का मान है ना 1 से ज़्यादा आ रहा है। सिट्रिक अम्ल का 1.14 और मैलिक का 1.33, यानी 1 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है अगर वो शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनका जो आरक्यू मान है वो 1 से क्या आता है, ज़्यादा आता है, 4 आ सकता है जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर 1.14 और 1.33। अगला है मांसल या सरस पादपों का आरक्यू। मांसल या सरस पादपों का आरक्यू, जैसे कि नागफनी आपने देखी होगी, नागफनी वो मांसल पादप की श्रेणी में आता है भी। ये नंबर कौन सा अपना 5, मांसल या सरस पादपों का आरक्यू। देखिए मांसल पादपों जैसे नागफनी में कार्बोहाइड्रेट शोषणाधार के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। जो मांसल पादप है जैसे नागफनी, इनमें शोषणाधार के रूप में कौन प्रयुक्त होता है अभी, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या मुक्त नहीं होगी, जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या मुक्त नहीं होगी, CO2 मुक्त नहीं होगी। अब CO2 मुक्त नहीं होगी तो क्या होगा, देखिए जैसे 2C6H12O6, ठीक, प्लस 3O2 और बनेगा क्या, C4H6O5, 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 इसके कितने अणु, 3 अणु, और ये क्या है अभी, मैलिक अम्ल है। क्या है, मैलिक अम्ल है, और 3H2O। अब देखिए यहाँ पर मांसल या सरस पादपों में आरक्यू अपने पढ़ रहे हैं, जैसे कि नागफनी है, ये मांसल पादप है और इसमें शोषणाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तो CO2 भी रिलीज नहीं होती है, तो समीकरण क्या होगी, ये बनेगी। और इस समीकरण में आपको पता है कि पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण तभी होता है जब जल और CO2 बने। तो यहाँ पर जल तो बन रहा है लेकिन CO2 नहीं बन रही है। ठीक है, कोई कार्बनिक यौगिक बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है मैलिक अम्ल। तो इस पूरी इक्वेशन में ऑक्सीजन तो प्रयुक्त हुई है लेकिन CO2 मुक्त नहीं हुई, तो आरक्यू क्या आएगा, आरक्यू 0 CO2, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 0 CO2, क्योंकि CO2 एक अणु मुक्त नहीं हुआ तो 0 ही है। और आरक्यू कितना है, 3 है, सॉरी आरक्यू क्या, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 है। ठीक, तो CO2 के कितने अणु मुक्त हुए हैं, 0, और ऑक्सीजन के कितने अणु प्रयुक्त हुए हैं, 3, तो आरक्यू बराबर ये आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, यानी मांसल या सरस पादपों का जो आरक्यू होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। अगला है अवायवीय श्वसन में आरक्यू, या जो अवायवीय श्वसन है उसका जो आरक्यू मान है वो क्या होगा, वो देखिए नंबर 6 अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें आरक्यू का मान क्या आएगा। देखिए अवायवीय श्वसन में CO2 तो मुक्त होती है परंतु ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। अवायवीय श्वसन में CO2 तो मुक्त होती है लेकिन O2
का उपयोग नहीं होता, या O2 कंज्यूम नहीं होती, या O2 प्रयुक्त नहीं होती। CO2 मुक्त होगी लेकिन O2 का उपयोग नहीं होता है। तो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी भी, C6H12O6, ठीक है। और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा C2H5OH 2C2H5OH प्लस CO2 प्लस CO2। CO2 कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। साथ हमें दिखा दो एनर्जी, ऊर्जा, ठीक, जो अवायवीय श्वसन है। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, जाइमेज, जो अवायवीय श्वसन या किण्वन से संबंधित है। RQ का मान क्या होता है, RQ मतलब मान का मतलब सूत्र क्या होता है यहाँ पर, RQ अपन कैसे निकालते हैं, CO2 का आयतन, CO2 कितनी है अभी, 2 है, क्या है, 2 है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पर, देखिए तो 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा, अनंत। RQ क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी अवायवीय श्वसन में जो RQ का मान है वो क्या होता है, अनंत आता है। अनंत क्यों आता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में CO2 तो मुक्त होती है लेकिन ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, ठीक। मैंने आपको ये भी बता दिया कि श्वसन अथवा क्रियाधार का RQ जितना कम होता है उसमें उतनी ऊर्जा होती है, ठीक। यानी जिसका RQ कम होगा, जैसे वसा का RQ क्या होता है, कम होता है, तो उसके ऑक्सीकरण से उतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। यानी जिसका RQ मान कम होगा उसके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होगी उसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम वसा है, 1 ग्राम ग्लूकोज है, 1 ग्राम प्रोटीन है, तो किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, RQ का मान सबसे कम किसका होता है, वसा का। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक। ये अपना हो गया अभी पार्ट 16, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।